नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 आप देख रहे हैं और इस शो में हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। जल्दी से आपका एक एक करके परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, प्रदीप सौरभ जी, दिबांग और साथ ही हमारे सहयोगी आशीष सिंह यहां स्टूडियो में मौजूद है। तो आज विजयदशमी का पर्व है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार। देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन नागपुर से आया संदेश कई मायनों में अहम रहा है, क्योंकि यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो न सिर्फ धार्मिक थी बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश वो सामने लेकर आई हैं। नागपुर के विजयदशमी उत्सव में मोहन भागवत ने जो कहा उसके गहरे मायने हैं। आज हम उन्हीं मायनों के मतलब समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ, क्योंकि मोहन भागवत ने भारत के विकास की बात भी की, एकता अखंडता की बात भी दोहराई, मणिपुर की हिंसा का जिक्र भी किया और चीन की चुनौती पर भी सरकार को मुस्तैद रहने का संदेश दिया है। और इस सब के बीच राम मंदिर की बात भी हुई, कट्टर विचारधारा का विरोध भी हुआ। हर बार की तरह ये बात भी मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही है। और जो सबसे बड़ी बात रही वो चुनाव को लेकर। मोहन भागवत ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बात कही, जिसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौका विजयदशमी के कार्यक्रम का। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव को लेकर जो बड़ी बात कही है, चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उकसावे में आकर वोट न डालें, यह कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। जिसका काम आपको अच्छा लगे उसी को वोट दें। चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, उकसावे में आकर वोट न डालें, जिसका काम अच्छा लगा उसी को वोट दें। सबका अनुभव जनता के पास है, जो बेस्ट है उसे वोट दीजिए, यह कहना है मोहन भागवत का। आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। तो विजयदशमी पर यह सीधा सीधा संदेश, इसके मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। विजयदशमी पर संघ का संदेश, मोदी के हाथ में सुरक्षित है देश। क्या लग रहा है आपको दिबांग जी, सीधे सीधे मोदी सरकार, केंद्र सरकार को 10 में से 10 नंबर यहां पर दे दिए गए संघ की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो रोमाना, ये तो देने ही है उनको, और अगर नहीं देते तो खबर बनती, ये तो खबर नहीं है। पर ये देखना चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ अलग अलग सोर्सेस से, कि उन्होंने, मैं भाषण नहीं सुन पाया, उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमानों को घर नहीं मिलते हैं वो एक चिंता की बात है, और उसमें उन्होंने कहा कि सबको एक साथ होना चाहिए। तो एक जो संघ की बड़ी कोशिश चल रही है कि मुस्लिम आउटरीच की, क्या उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे उनके अंदर चिंता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लोग सवाल उठ रहे हैं, पर हमको सोचना चाहिए कि अपनापन होगा तभी एकता होगी। प्रदीप जी, आपकी नजर में पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या थी इसमें? देखिए, जैसे कि ये बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी, ये पंक्ति कि उकसावे में नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न है कि ये उकसावे की राजनीति भारतीय राजनीति में कौन लोग करते हैं? तो ये भी एक लोगों के बीच में, आम वोटरों के बीच में विचार आएगा कि ये उकसावे की राजनीति कौन कर रहा है, और ये बंटवारे की राजनीति। जिस तरह से
मुस्लिम्स के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये आज से नहीं है, लंबे समय से। आरएसएस का आउटफिट भी है जो मुसलमानों के बीच में काम करता है, लेकिन मुस्लिम जागरण मंच। यस, और लेकिन दिलचस्प ये है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो प्रतीकात्मक तौर पर एक आध सीट दे दी जाती है, और उनकी जो संख्या है, मतलब अगर देखा जाए तो 20-22 करोड़ लोग हैं। आप 20-22 करोड़ लोगों की उपेक्षा करके मतलब एक नहीं, तो वो उपेक्षा तो नहीं इसको कहते हैं ना, उनकी तरफ से तो कहा जाता है कि साहब जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसको हम काउंट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि प्रतिनिधित्व के लिए उन्हीं को टिकट दिया जाए और उन्हीं को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में पहुंचाया जाए। देखिए, हम सब लोग मुद्दतों से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने लोगों को टिकट देती है उन सबके जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव हारते हैं, बहुत से बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाते हैं। भाजपा मुसलमानों को उन सीटों पर भी टिकट नहीं देती जहां पर उनके उम्मीदवार, हिंदू उम्मीदवार बुरी तरह हारते हैं, वहां भी टिकट नहीं देती। देखिए, भाजपा में मुसलमानों से स्नेह संवाद करने का एक कार्यक्रम चल रहा है, खुद नरेंद्र मोदी ने उसकी अपील की थी। हम सब लोग दिलचस्पी के साथ उस कार्यक्रम पर निगाह रखे हुए हैं कि वो किस करवट उसका ऊँट बैठता है और उसको किस तरीके से मुसलमानों, पहले तो पसमानदा वाली बात उठाई, फिर पसमानदा वाली बात थोड़ी सी धीमी हो गई, अब व्यापक मुस्लिम समाज के साथ स्नेह संवाद की बात हो रही है। और इस बात की शुरुआत मोहन भागवत जी ने की थी जब उन्होंने डीएनए वाले और सूफी संवाद भी जिस तरीके से मुसलमानों को जोड़कर मुख्यधारा में लाने की खास बात है की जा रही है, वो तो भाजपा की तरफ सराहना की जानी चाहिए। भाजपा और संघ की तरफ मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इन चीजों की तरफ निगाह रखी जानी चाहिए कि ये किस रूप में विकसित होते हैं। एक तरफ आप स्नेह संवाद करें, सूफी संवाद करें, साथ में ये भी कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि सूफी लोग जो हैं वो भाजपा के सदस्य हो जाएं, लेकिन हम उनके जरिए हमारा संदेश पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज, जिनको मौलाना आज़ाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कहते थे, उनकी राजनीतिक नुमाइंदगी का सवाल है। उसके प्रति संघ का विचार क्या है, भाजपा का विचार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मैं निंदा प्रशंसा के लिहाज से नहीं कह रहा हूं कोई बात, ये एक सवाल है कि आप उनको नौकरियां देंगे, आपको नौकरियां देंगे, शिक्षा में देंगे, उसके लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदगी कैसे मिलेगी? अभी हम क्योंकि एक बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग जो मोहन भागवत के आज के संबोधन के जरिए हुई है, मुझे लगता है जरा आशीष से इसको समझ लेते हैं पहले। रोमाना, मुझे तो लगता है जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, मुझे भी ये सुन करके लगा था कि आखिर उकसाता कौन है पॉलिटिकली, रिलीजियसली। मुझे लगता है कि बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग यही है कि आज एक तरह से चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है और इशारा कर दिया है कि आने वाले चुनावों में किस तरह से रिलीजियस ओवरटोन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एमिनेशन भी रोमाना दे दिया उन्होंने ऑपोजिशन को। आप देखिएगा जो बड़े स्टालवर्ड्स हैं, खास करके दिग्विजय सिंह जैसे लीडर्स, आज ही उनकी कैसी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल मैं ये ज़रूर अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि आरएसएस प्रमुख ऑफ एंड ऑन इस तरह की बड़ी रीजनेबल बातें माइनॉरिटीज़ को लेकर के पहले भी करते रहे हैं। वही नहीं, अजीत डोभाल के भी आउटरीच हमने देखे हैं कि किसी तरह से वो लार्जर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ऐसे देखता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड वो पहले ही ले लेते हैं। जैसे लेफ्ट और यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए कुछ करता था, लेफ्ट उसको कह करके काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता था। मुझे लगता है ये वो एफर्ट भी हो सकता है कि वो भली भांति जानते हैं कि भावनाएं तो भड़काई जाएंगी दोनों ही पक्ष की तरफ से, और जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी, आरएसएस प्रमुख एक हाई मॉरल ग्राउंड उस पर ले सकेंगे। ठीक है, मैं आगे दिखाती हूं दर्शकों को, क्योंकि ये लंबा भाषण था संघ प्रमुख का। उन्होंने विजयदशमी के मौके पर अयोध्या का भी आज जिक्र किया और लोगों से बाकायदा ये अपील की कि जो लोग लोकार्पण के मौके पर राम मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो अपने अपने घर के आसपास वाले मंदिरों में जरूर जाएं। सुनिए जरा। विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहाँ। हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति। हम सबके पूर्वज वही है, समान है। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती, राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से।
परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। तो प्रभु राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक हैं, इस बात को कहीं ना कहीं अंडरलाइन जब कर रहे थे मोहन भागवत, तो उनकी तरफ से संदेश ये भी कि धर्म की सीमाओं में प्रभु राम को ना बांधा जाए, करुणा का संदेश, स्नेह का संदेश वो देते हैं दुनिया भर को। और ऐसे में अब सवाल ये कि देश भर में राम का नाम 24 में बनेगा काम, तो 24 चुनाव के माहौल को ये राममय करने की कोशिश। दिबांग जी देखिए, अभी विजयदशमी होने वाली है। आज विजयदशमी का दिन है, आप सही कह रहे हैं। अब रामलीला चली है उत्तर भारत में, हर जगह लोगों ने देखा है कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। राम का बड़ा नाम है, लेकिन राम के नाम पर क्या आप लोगों को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहे हैं? ज़रूर कर रहे हैं। राजनीति में ऐसा हुआ है और उसकी एक बड़ी परिणति होगी जब ये पूरा राम मंदिर बनेगा। और इसमें विपक्ष के लोग तो बहुत लोग कहते हैं कि उन दिनों वो एक बार फिर से राम के नाम पर, राम जन्म मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो उन्माद खड़ा किया गया था, एक बार फिर से वो दोहराने की कोशिश बीजेपी करेगी। क्या वो हो पाएगा, मुझे ये देखना है। और कहाँ तक उसमें सफल होंगे ये भी देखना है। जिस तरह से उसकी कवरेज होगी मीडिया में, जिस तरह से उसका बिल्डअप होगा, मेरे ख्याल से उसी तरफ एक इशारा है। क्या 2024 में भी राम मंदिर जो बनाया गया वो असर दिखाएगा, ये भी देखना है। क्या ये मुद्दा पुराना पड़ गया है बार बार? अब ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, मतलब क्या अभी भी ये मुद्दा वोट दिलाने वाला मुद्दा है? देखिए, बेशक ऐसा लगता हो कि वोट दिलाने वाला मुद्दा ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वोट दिलाने वाला मुद्दा है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब आप अपने आसपास के इलाके के जो मंदिर हैं उसमें जाइए और क्या कहते हैं, जन जागरण कीजिए। ये एक प्रकार का इनका संगठन एक अप्रोच है कि इस तरीके से वो धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने का एक जन जागरण। तो मतलब वो जो मैंने सवाल दिबांग जी से पूछा था कि 24 चुनावी माहौल, और उस चुनावी माहौल को राममय किया जाए ताकि उसका चुनावी फायदा वोटों के लिहाज से उसको भुनाया जाए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से राम मंदिर के मुद्दे का दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। एक ये है कि किस तरह पूरे सार्वजनिक जीवन के विमर्श को हिंदू विमर्श बनाया जाए। लगातार उस लिहाज से राम मंदिर हमेशा प्रासंगिक रहता है, बनने के बाद भी प्रासंगिक रहेगा है। उसके बारे में चर्चाएं होती रहेंगी, उसकी रिपोर्टिंग होती रहेगी, आज वो पूजा करने गए, ये सब चलता रहेगा। दूसरा ये है कि उसके बदले में वोट लिए जाएं, तो वो हमेशा तब होता है जब प्रतिक्रिया मूलक या रिएक्टिव किस्म की गोलबंदी होती है। जब मुसलमान लोग और उनकी बाबरी मस्जिद का बचाओ समिति जो है विरोध करती थी इस मुद्दे का, तब उसकी प्रतिक्रिया होती थी। ये सेकुलर लोग विरोध करते थे, प्रतिक्रिया होती थी, तो फिर वोट बनते थे। वो प्रतिक्रिया बहुत दिनों से बंद हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। वो कहीं प्रतिक्रिया नहीं है। तो राम मंदिर के मुद्दे पे माहौल तो बनेगा, लेकिन वोट उसके कारण भाजपा को मिले, ऐसा मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा। इससे ज्यादा इसमें एक पोलराइजेशन होगा। जब आप ये कहते हो कि हिंदुओं को एक तरफ संगठित करके, तो एक पोलराइजेशन है, ध्रुव में कन्वर्ट भी हो सकता है। एक और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि राम अपने आप में इतने बड़े हैं कि ये जो कोशिश चल रही है, हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, हम लोग जाति जनगणना की बात करें, पिछड़ों की बात कर रहा हूं, जो एक अपोजिशन की कोशिश चल रही है, राहुल गांधी तक इसमें कूद चुके हैं। हम जानते हैं कांग्रेस का इस बारे में पहले क्या रोल था, तो उसको भी एक तरीके से पार पाते हैं राम, क्योंकि वो अपने आप में इतने बड़े हैं। तो पूरे समाज को जोड़ने की जो कोशिश होगी वो वहां पर वो करेंगे। जाति में बिखराव वाला जो एक रणनीति विपक्ष की तरफ से है, नरेंद्र मोदी एक मिनट पूरी बात, नरेंद्र मोदी जो एनडीए के सांसदों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने क्रमबद्ध 45 के गुट बना के उनके सामने भाषण दिए हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये राम मंदिर वगैरह का मुद्दा इस पे छोड़ दीजिए, आप जनता से सीधे संबंध कीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि वोट दरअसल इन चीजों से नहीं मिलता। अब मैं एक बहुत बड़े जो पोलस्टर है उनकी बात करूंगा, एक्सिस इंडिया वाले। लेकिन आशीष जी के पास मैं चलती हूँ जरा। आशीष, आपसे समझना चाहती हूँ, लेकिन जिस बात का जिक्र भी दिबांग की तरफ से किया जा रहा था कि साहब वो जाति के नाम पर जो गोलबंदी हो रही है, उसकी तो काट के तौर पर ये एक हथियार हो सकता है ना। देखिए, मेरा अभी भी मानना है कि ये चलता है। मैं अक्सर रोमाना कहता भी हूँ कि
जहां जय श्री राम या तो जय श्री राम नहीं चले तो भारत माता की जय। जनरली भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, इस तरह के देशों में हमने देखा है कि इस तरह के मुद्दे, ये रिलीजियसली वाइब्रेंट मुद्दे, ये चल जाते हैं। हालांकि इस बात का ये कैविएट भी लगा दूं कि कर्नाटक में ये नहीं चला, बट कर्नाटक वॉज अ लार्जली एजुकेटेड स्टेट। नॉर्दर्न इंडिया में, हिंदी हार्टलैंड में ये मुद्दे चल जाते हैं और मुझे लगता है देवांग जी की बात में दम है। शायद यही वजह है कि महिला आरक्षण पर मोदी सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि लोगों तक ऑपोजिशन ये बात पहुंचाने में कामयाब रहा है कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। जातिगत जनगणना वाला मामला अभी लंबा खिंचेगा तो हमको फिर से इन मुद्दों पर रिलाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसीलिए जो मैंने पहले बात कही थी कि एक तरह से चुनावी बिगुल आज फूंक रहे हैं और एक इशारा दे रहे हैं कि इस ओर आगे बढ़ो। यकीनन ये चुनावी शंखनाद इस रूप में इस भाषण को जरूर देखा जाएगा। आज मोहन भागवत ने मणिपुर, जी वो मणिपुर जिसको लेकर कई बार नेताओं की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है, उस मणिपुर पर खुलकर बात की गई। न सिर्फ जिक्र किया बल्कि संघ की तरफ से मोदी सरकार को हिंसा के मामले में एक तरीके से क्लीन चिट यहां पर दी गई है। मोहन भागवत ने आशंका यह जताई कि ये जो घटना है इसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है। बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। तो चीन दस्तक दे रहा है। चीन की चुनौती को लेकर सरकार को मुस्तैद रहने की नसीहत से लेकर मणिपुर तक के मुद्दे पर मोहन भागवत ने जो कहा है, तो सवाल बड़ा, मणिपुर में बाहरी ताकत मतलब सरकार की खत्म होगी अब आफत? इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 12 से 2 पॉलिटिकल शो जारी है।